देखो, अब हम लोग समझेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों किया गया, और इनमें किनका किनका योगदान रहा। तो इटली का एकीकरण में हम सबसे पहले जानते हैं, इटली का एकीकरण हुआ, इससे पहले इटली कैसा था, है ना। इटली का एकीकरण हुआ, इससे पहले इटली कैसा था। देखो, इटली एकीकरण से पहले छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था। छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था, यहां तक भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या था कि अलग अलग देशों का आक्रमण इस पर होता रहता था। अब क्या था कि जब छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था, तो इटली का जो अन्य रियासत था, दूसरा भाग था इटली का, उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको कोई लूट के ले जाए। लेकिन इसी बात से जो वहां के बड़े बड़े नेता थे, उनको लगा कि इटली को अगर एकीकृत राष्ट्र बना दिया जाए, अगर पूरे इटली को, जो छोटा बड़ा राज्य सबको मिला करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए, तो इटली एक शक्तिशाली देश हो सकता है, समझा। और इसी एक करने की जो प्रक्रिया है, सब छोटे बड़े टुकड़ों को एक करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो क्रिया है, इसको हम कहते हैं एकीकरण, समझे। इटली का एकीकरण में कुछ नहीं, इटली का जो टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त जो राज्य था, सबको एक करके एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की क्रिया जो था, वो इटली का एकीकरण कहलाती है। तो इटली के एकीकरण में हम सबसे पहले ये जाने कि इटली का बहुत सारा टुकड़ा बटा हुआ तो था, लेकिन क्या था कि उसमें सबसे शक्तिशाली जो देश, शक्तिशाली राज्य जो था, एक का नाम था सर्डिनिया और दूसरा का नाम था पिडमाउंट। ये दो राज्य जो था इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य था। और ये सर्डिनिया और पिडमाउंट, यहाँ के शासक उस वक्त में कौन थे? विक्टर इमैनुअल। ये कौन थे? सर्डिनिया और पिडमाउंट के शासक थे। सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे, और इटली का सबसे शक्तिशाली यही दोनों राज्य हुआ करता था। तो विक्टर इमैनुअल भी ये बात चाहते थे कि हमारे नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हो जाए, इटली का एकीकरण संपन्न हो जाए। लेकिन इतना आसान भी तो नहीं था, और इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न भी किया, लेकिन क्या हुआ कि अकेले से होना संभव नहीं था, और अंततः इटली के एकीकरण में बहुत सारे नेताओं ने अपना अपना योगदान दिया। देखो, आज समझते हैं विक्टर इमैनुअल जो थे, ये क्या किया। सबसे पहले यह कूटनीति चाल बहुत कम जानते थे। इन्होंने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था किसको? काउंट काबूल को। काउंट काबूल जिस इंसान का नाम है, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ आदमी था। ये जो है इटली के एकीकरण में अगर कोई कूटनीति का चाल चला, तो उसका नाम था काउंट काबूल। लेकिन काउंट काबूल से पहले एक इंसान का पदार्पण होता है इटली के एकीकरण में, जिसका नाम था जोसेफ मेजनी जो थे, देखो, जोसेफ मेजनी का आप कैसे कंसल्ट होता है विक्टर इमैनुअल से। ये तो प्रधानमंत्री बाद में बनते हैं, उससे पहले जो है जोसेफ मेजनी से इनकी मुलाकात होती है। जोसेफ मेजनी से इनकी मुलाकात कैसे होती है? जोसेफ मेजनी जो था, ये क्या किया, एक दल बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था कार्बोनरी दल था। कार्बोनरी दल का काम क्या था? ये छापेमार युद्ध करता है, ठीक है। छापेमार युद्ध का मतलब क्या होता है कि छुप करके युद्ध करना, छापेमार युद्ध, ठीक है, छुप करके युद्ध करना। ये एक गुप्त दल था। कार्बोनरी दल क्या था? एक गुप्त दल था, जो छुप करके छापेमार युद्ध करता था। और इस दल का जो है सबसे मेन नेतृत्व करता कौन था? जोसेफ मेजनी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, कार्बोनरी दल का संबंध किससे है? तो वहां टिक मारना है जोसेफ मेजनी, समझे। जोसेफ मेजनी का ये छापेमार युद्ध चलता था कार्बोनरी दल के जरिए।
ये बात विक्टर इमानुएल को पता चला कि इसका नेतृत्व करता जोसेफ मेजनी है, और जोसेफ मेजनी से यह बात जब पूछा गया कि इन्होंने कहा कि इटली के एकीकरण के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं, समझे। जो बात नहीं मानता है उसके ऊपर युद्ध करता था और अपने ही राज्य में उसको समझाया करता था। उसके बाद क्या है देखो, जोसेफ मेजनी का ये काम देख करके विक्टर इमानुएल खुश हुआ, ऐसा नहीं कि उसका विरोध किया, लेकिन जोसेफ मेजनी ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रसिद्ध साहित्यकार कैसे थे देखो, ये लेख लिखते थे, किताब वताब लिखते थे, समझा। जोसेफ मेजनी लेख लिखते थे, बहुत पत्रिका का संपादन करते थे, तो ये तो करते ही थे, साहित्यकार थे। उसके बाद क्या था, गणतंत्रवादी विचार का समर्थक था। गणतंत्रवादी मतलब राष्ट्रवाद का समर्थक था, कोई खराब व्यक्ति नहीं था, लेकिन क्या था, ये आदर्शवादी गुण के लोग थे, व्यवहारिक गुण इसमें नहीं था। और आज के राजनीति में व्यवहारिक गुण अगर आपके अंदर नहीं है तो आप राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। व्यवहारिक गुण कहने का मतलब जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे कि नहीं। और आज का राजनीति हमारे साथ क्या होता है, कूटनीति का चल चला जाता है। आता है नेता सब कहता है कि हम में जो नेता बनबो, ये सब घर द्वारा ही नहीं रहते, कुछ 2 मंजिल बिल्डिंग बना देंगे, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ नौकरी का वादा करके नेता चला जाता है। और क्या करता है, जब वहां पे जीत जाता है वो, तुमको खाक पूछने आता है, तुम भूखा मर रहा है, सोने के लिए बिछावन है कि नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, और हम लोग उसको वोट दे देते हैं। उसके बाद पे यह सब क्या है, कूटनीति का चाल है। और कूटनीति चाल अक्सर राजनीति में होता है, चलता है, और एक नेता दूसरे का विपक्षी जो होता है वो ज्यादा चलते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, जोसेफ मेजनी आदर्शवादी गुण के लोग थे, बहुत ही आइडियल इंसान था। यह किसी के साथ भी अत्याचार करना अच्छा नहीं समझता था, समझा। ये सही ढंग से, सही तरीका से इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन कहा भला कहीं वो ऐसा संभव हो। यहाँ कहावत है कि लात का जो देवता होता है वो कहीं बात से समझता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या हुआ, विक्टर इमानुएल इस बात को समझते हुए अपना प्रधानमंत्री बनाया, किसको, काउंट काबुल को। काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था। सफल कूटनीतिक व्यक्ति कैसे था, जैसे ही इन्होंने सर्डिनिया पिडमाउंट का सत्ता को संभाला, अपना परिचय दिया कि हम कूटनीतिज्ञ हैं। कैसे दिया पता है, उस समय 1853-54 की बात है, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। क्रीमिया का युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ये देखो, अब तुमको हम बता दें, ऑस्ट्रिया जो था ये यूरोप महादेश का ही राज्य था, बनवाया। ऑस्ट्रिया, इसी की राजधानी थी वियना, जहां पे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख वियना कांग्रेस किया था, समझ गए। अब बताते, ऑस्ट्रिया ये इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक था। ये कौन बोला, काउंट काबुल। काउंट काबुल ये बात जानता था कि इटली के एकीकरण का अगर सबसे बड़ा बाधक कोई है तो वो कौन है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया हर चीज में जो है अपना पैर अड़ाता है, तो नहीं, ऑस्ट्रिया को अगर खत्म कर देंगे तो इटली का एकीकरण हो जाएगा। ये काउंट काबुल ऐसा सोच लिया, और जैसे ही काउंट काबुल देखो गद्दी पे आता है, प्रधानमंत्री जैसे ही इसको नियुक्त करता है विक्टर इमानुएल, ये क्या करता है, वहां पे क्रीमिया का युद्ध फ्रांस करता है ऑस्ट्रिया से, ठीक है। 1853-54 की बात है। ये क्या किया, अब देखो विक्टर इमानुएल का जो राज्य था सर्डिनिया और पिडमाउंट, अभी ये काउंट काबुल इन्हीं दोनों का शासक है। सर्डिनिया पिडमाउंट तुमको बता दिए कि इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्या हुआ कि इसकी जो सेना थी इसके हाथ में था। ये क्या किया, अपना पूरा सेना को लेकर के फ्रांस के साथ चला गया युद्ध करने, कहा कि हम आपका साथ देते हैं, जबकि फ्रांस को इसका कोई जरूरी नहीं था। फ्रांस अकेला ऑस्ट्रिया को संभाल लेता, इतना पावर था उसको, समझा। फ्रांस को इतना पावर था कि ऑस्ट्रिया को कल्ला उठाकर फेंक देता, लेकिन ये क्या कहा, नहीं हमें तो संग दे। ये क्या किया, अपना सेना के साथ फ्रांस की तरफ से युद्ध करने लगा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, ठीक है। और वैसा ही किया, युद्ध किया और फ्रांस इसमें जीत गया। अब सोच सकते हो यहाँ पे 2-2 आदमी मिलकर के ऑस्ट्रिया पर लग जाए तो ऑस्ट्रिया तो हारेगा ही, तो ये लाजमी था। ऑस्ट्रिया का वहां पे हार हो गया, फ्रांस वहां पे जीत गया। और पहले जो होता था, क्या होता था कि युद्ध होने के बाद एक संधि होती थी। युद्ध होने के बाद एक संधि होती थी, और संधि होने के बाद उसमें दोनों का जो है
हस्ताक्षर होता था, मतलब कि जो है मिलानी होता था कि अब जो है इस युद्ध को यहीं पे रोक दिया जाए, जो जो पाया जो जो खाया हो बात बराबर। समझ में आया? अरे हम लोग में होता है ना, लड़े मार जब कर लेते उसके बाद पंचायती बैठाया जाता है तो सरपंच साहब कहते हैं अच्छा तुमको 2 थप्पड़ बेसी लगा ना, सह लो, इसके बाद और कोई किसी को मारेगा पीटेगा नहीं, ठीक है। तो वही बात हुआ यहाँ पे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया युद्ध हुआ और फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध के बाद एक संधि हुई और उस संधि में काउंट काबुल को भी आमंत्रित किया गया, कहा कि युद्ध किया था उसके तरफ से, तो फ्रांस वाला कैसे निमंत्रण देगा, समझा। इसको बुलाया गया, काउंट काबुल एकदम बिना हाथ पर धुए हुए वहां पहुंच गया। काहे पहुंच गया? काहे कि ये बहुत कुछ सोच के वहां गया था, ऑस्ट्रिया का बेइज्जती करना, ठीक है। ऑस्ट्रिया का बेइज्जती कर रहा था, काहे कि वहां पर संधि हो रहा है तो वहां पे बहुत सारा देश आया होगा, ठीक है, सब कैसे बना उसको बेइज्जती करेंगे। बाद में फ्रांस के साथ में युद्ध किया तो फ्रांस तो हमारे साथ देगा, ये बात ये सोच लिया। देखो ये क्या है, कूटनीति चाल है, समझे, इसी को कहते हैं कूटनीति चाल। क्या किया? पहुंच गया कहां पे? संधि में। संधि में पहुंचने के बाद जब इसको बोलने का मौका दिया गया, ये क्या कहा कि ऑस्ट्रिया जो है ना, इटली का जितना मतलब कि पूरा राज्य जो है ये गैर कानूनी तरह से इसको जो है ना हथिया लिया है, ठीक है। गैर कानूनी कहने का मतलब ये नियम कानून से नहीं, जबरदस्ती हथिया लिया है, समझा। इसका ये चाल ठीक नहीं है, ठीक है। जब पंचायती होता है तो क्या कहते हैं, 5 साल पहले को कहानी खुलता है, समझा। जो बात नहीं हो किया वो बात लगा करके बोल लेता है, जब लोगों को बोलने का मौका नहीं मिले तो क्या करेगा। और सबको क्या कहते हैं, कूटनीति चाल। आदमी किसी को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये क्या किया, और ये कुछ हद तक सही भी किया था काउंट का, समझा। और वास्तव में ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण का बाधक था। देखो ये क्या करता है, ऑस्ट्रिया को जो है क्या किया, गैर कानूनी ठहरा दिया कि तुम जो है इटली पे जो अपना हस्तक्षेप किए हो, कुछ राज्यों को जो तुम अपने अधीन किए हो, ये गैर कानूनी है, ये गलत है, तुम अपने हद में रहो। ये बात जो है क्या हुआ, पूरे यूरोप का एक समस्या बन गया। ये देश देखो, ये सर्डिनिया हो, पिडमाउंट हो, या कह लो ऑस्ट्रिया है, ये फ्रांस है, या चाहो कि क्या बोले यार सिसिली, नेपाल और भी बहुत सारे जितने भी थे, ब्रिटेन है, रूस है, ये सब तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते थे ना। और जब संधि होती थी तो सारे यूरोप के लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इस जगह पे यूरोप के सभी लोग बैठे हुए थे और ऑस्ट्रिया की इस बात को सुन करके सब उसको दोषी करार दिया, सब उसको दोषी करार दिया। ये समस्या जो है पूरे यूरोप का समस्या बन गया। अब सबका दिमाग में नाचने लगा कि ऑस्ट्रिया सही में गलती करता है। आज इटली के साथ किया, कल पता चलेगा किसी और के साथ कर दे, ठीक है। जब इसको दुरदुराने लगा तो फिर यहाँ से बेइज्जती सह करके चले आया, कुछ बोला नहीं, ठीक है। जो खराब आदमी होते हैं उसको 2 गालियों दे देगा, सुन लेगा चुपचाप, फिर उधर का मुंह धर लेगा, कहेगा आप तुम्हें फिर वही काम करेंगे, समझे। ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया वहां से चला आया। और आने के बाद क्या हुआ, अब देखो काउंट काबुल ये समस्या को तो सबके सामने रख दिया और ये वहां से चले आया, कुछ बोला नहीं, लड़ाई उड़ाई करता तो उसको तब ये मारता, लेकिन लड़ाई उड़ाई तो किया नहीं, ये वहां से चला आया। और काउंट काबुल ये सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, इटली का एकीकरण करने के लिए अब हमको ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है, अगर वो नहीं जगेगा तो हम ही जगा देंगे, अब समझे। ये क्या किया, काउंट काबुल ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए क्या किया, ये जानता था कि हम सर्डिनिया और पिडमाउंट की सेना को लेकर के अगर ऑस्ट्रिया से लड़ाई करेंगे कहीं हो न सकेंगे, कभी इससे नहीं जीत पाएंगे। ऑस्ट्रिया शक्तिशाली राज्य था ये भी, समझा, लेकिन ये 2 राज्य का मालिक था, वो अकेला था, समझे, ये अकेले था। तो क्या हुआ, ये फ्रांस को कहा, ये क्या कहा, फ्रांस को कहा काउंट काबुल, हम आपके युद्ध में साथ दिए थे, अब हमारा युद्ध में आप साथ दीजिए, ठीक है। ये देखो, इसको जबकि जरूरी नहीं था, बिना मतलब का ही गया था। आज को जाकर के क्या कहता है, हम आपके युद्ध में, जब आप फ्रांस और क्रीमिया का युद्ध किए थे तो हम तो आपका साथ दिए थे, आप आइए हमारा साथ दीजिए, हम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आज युद्ध करेंगे। तो फ्रांस क्या किया, उस वक्त ना नहीं कहा कि हाँ साथ तो हम आपको देंगे, लेकिन आपका 2 राज्य नीस और सिवाय, ये दोनों हमको चाहिए, ठीक है। नीस और सिवाय ये 2 राज्य जो है, ये छोटा छोटा टुकड़ा था इटली का, समझा, ये दोनों टुकड़ा हमको देना होगा अगर आप युद्ध में जीत तो जरूर कीजिएगा, हम जाएंगे तो। ऑस्ट्रिया को काहे कि एक बार पराजित कर चुका था,
तो बोला कि ऑस्ट्रिया तो ऐसे भी आप जीत जाइएगा कीजिएगा, लेकिन जो है नीस और सिवाई ये दोनों जगह हमको चाहिए। बाद बाकी पूरा इटली आपका है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो काउंट काबूर इस बात को सोचा कि नीस और सिवाई के चले जाने से अगर पूरा इटली एक हो जाए तो फिर कितना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये संतोष कर लिया, कहा कि ठीक है नीस और सिवाई हम आपको दे देंगे, आप आइए मेरे साथ युद्ध कीजिए। इस बात से पूरे इटली में काउंट काबूर का आलोचना होने लगा कि कैसे सरकार है, अपना जीता हुआ राज्य दे रहा है दूसरे को, ठीक है। लेकिन सब अपने हिसाब से सोचिए तो नीस और सिवाई जाने के बाद अगर पूरा इटली एक हो जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। काहे कि कितना नेता यहाँ पर आया गया, इटली का एकीकरण सब नहीं कर पाया, समझे। तो काउंट काबूर कुछ हद तक सही भी कर रहा था। अब देखो क्या होता है आगे। काउंट काबूर फ्रांस की सेना के साथ लेकर के ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करता है और ऑस्ट्रिया को जो है पराजित कर देता है। ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है और पराजित होने के बाद क्या होता है कि नीस और सिवाई दोनों फ्रांस को दे दिया जाता है। ये दोनों जगह किसको मिलता है? फ्रांस को। बाद बाकी उत्तरी इटली, उत्तरी तथा मध्य इटली, ठीक है, उत्तरी तथा मध्य इटली, ये जो है किसके पास रह गया? काउंट काबूर जीत करके रख लिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया हार गया, ऑस्ट्रिया वहां से मुख बंद कर दिया। इसके बाद भी इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ है, इटली का एकीकरण पूरा नहीं हुआ है। तब एक और नेता का पदार्पण होता है जिसका नाम था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी, ठीक है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ये बेचारा जो था ये नाव चलाने वाला आदमी था, समझा। और ये भी गणतंत्रवादी भावना का ही लोग था, बहुत अच्छा इंसान था ये, समझा। ये क्या करता था? राष्ट्रवाद को ऐसा नहीं दबाने का प्रयास करता था, उजागर करने का कोशिश करता था। और ये जैसे आया, मतलब इटली के एकीकरण में अपना पदार्पण किया, ये क्या किया? सबसे पहले सिसिली और नेपल्स पर जाकर के आक्रमण किया, ठीक है। पहले जाकर के सिसिली और नेपल्स इस पे आक्रमण किया, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। सिसिली और नेपल्स को जीत भी लिया और वहां का आधिपत्य कौन हासिल किया? गैरीबाल्डी। लेकिन गैरीबाल्डी का जैसे ही भेंट कहां हुआ? काउंट काबूर से। काउंट काबूर से जैसे ही भेंट हुआ, ये क्या किया? सिसिली नेपल्स सारा आधिपत्य को विक्टर इमानुएल के हाथ में सौंप दिया। कहा कि ये दोनों राज्य हम जीते हैं, इसका जो है आधिपत्य हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों राज्य का मालिक आप बन जाइए। जबकि देखो ये जीता था, ये मालिक बन सकता था, वहां का राजा बन सकता था, लेकिन इसको शासन के कार्य में अभिरुचि नहीं थी। ये नहीं चाहता था, इसका मर्जी था कि इटली का एकीकरण बस हो जाए और हम एक साधारण किसान की भांति अपना जीवन यापन करें, ठीक है। ये कभी भी शासन के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका एक मत था कि यहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित हो, ठीक है। क्या हुआ कि सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करने के बाद ये अगला योजना जो है रोम के लिए बना रहा था। रोम इटली की राजधानी थी। रोम क्या थी? इटली की राजधानी थी। रोम पे आक्रमण का योजना बना रहा था। उससे पहले इसको काउंट काबूर से भेंट हो गया। बोला कि नहीं, रोम पे नहीं बनाना है, रोम पर आक्रमण नहीं करना है। तब जो है क्या किया? उस विचार को त्याग दिया, रोम पर जो है आक्रमण का योजना नहीं बनाया। उसके बाद 1862 ईस्वी की बात है, 1862 ईस्वी की बात है, काउंट काबूर मर गया। काउंट काबूर मर गया। 1862 ईस्वी में काउंट काबूर मर जाता है और 1862 में रोम का योजना बनता है, रोम पर आक्रमण का, गैरीबाल्डी का, ठीक है। और काउंट काबूर के मरने के बाद क्या होता है कि अब ये काम अधूरा रह गया। लेकिन उस समय गैरीबाल्डी से भेंट हो गया था, तो इसका कूटनीति वाला चाल कुछ ये सीख लिया, समझा। कौन? गैरीबाल्डी। तो ये बात सबको पता था कि अब जो है इटली का एकीकरण हो जाएगा। उत्तरी इटली, मध्य इटली, सर्डिनिया, पिडमाउंट, सिसिली, नेपाल सबको जो है अपने अंदर में ले लिया, ऑस्ट्रिया को जीतिए लिया।
ऑस्ट्रिया को जीत लिया तो ऑस्ट्रिया भी इसके अंडर में आ गया ना। तो ऑस्ट्रिया भी इसके अंदर था, उत्तरी इटली भी था, मध्य इटली भी था, सर्डिनिया था, पिडमॉन्ट था। 2 नीस और सिवाई, ये दोनों फ्रांस को दे दिया। इसका माथा का झोलक कटल है। जो बचा इधर का पूरा इटली का एकीकृत करना था। सबसे मेन अब बचा हुआ था रोम। रोम इटली का राजधानी। अब रोम से पर युद्ध करना क्यों नहीं चाहता? काउंट काबूल काहे मना किया उसको कि रोम पर आक्रमण नहीं करना है? अब इस बात पर विचार करो, हम लोग इसी पर सोचेंगे अभी। देखो, रोम पर जो आक्रमण करने से इसको रोका, इसका एक कारण था कि रोम का एक जगह था जहां पे पोप लोग रहते थे, ठीक है, जहां पे एक महल था, विशाल महल बना हुआ था, ठीक है। वहां पे पोप धर्म के लोग रहते थे, जो सन्यासी होते थे, एकदम बाबा टाइप के लोग, समझे। तो सन्यासी लोगों को देखो इस सब चीज से कोई मतलब नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा तो जीवन में किया नहीं। वो सब तो अपना भगवान का भक्ति करते थे, पोप धर्म के लोग सब। तो काउंट काबूल जो थे कूटनीतिज्ञ तो थे, लेकिन ये चाहते थे कि भाई उससे हम क्यों युद्ध करेंगे, अगर वो एक जगह पर है तो है। हाँ, अगर वो हमको कहीं अगर गलत, मतलब कि कहने का मतलब अगर हमसे युद्ध करने के लिए आता है, हमको हानि पहुंचाता है, तो हमको दिक्कत है। तो क्या हुआ कि उस जगह पर रोम पर इसीलिए आक्रमण नहीं किया गया। और रोम का जो वो महल था जिसमें पोप लोग रहते थे, उसको एक अलग देश बना दिया गया। कहा कि जाओ, इसको जो है आज भी विश्व का सबसे छोटा देश है, जिसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ये क्या है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को एक अलग देश बना दिया गया, और वहां पे कुछ नहीं है, खाली एक बड़ा सा महल बना हुआ है, उतनी ही दूर में वेटिकन सिटी है। और जो है वेटिकन सिटी में बस उस महल के अंदर पोप लोग रहते हैं, पोप धर्म के लोग, समझे। यही था इटली का एकीकरण। और अंततः 1871 ईस्वी में एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संधि के बाद इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शों में आया, वर्ल्ड के नक्शों में आया, और इटली का एकीकरण का काम 1871 ईस्वी में पूरा हो गया, समझा। अब हम जो है इस पर यह बात करें, जैसे कहेगा कभी क्वेश्चन आएगा, काउंट काबूल की मृत्यु कब हुई? 1862। सर्डिनिया और पिडमाउंट, इसके शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने 1840 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? काउंट काबूल को। अब गैरीबाल्डी ने जब इटली के एकीकरण में अपना पदार्पण किया तो किस 2 राज्यों को जीता था? सिसिली और नेपल्स। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम, ठीक है। जोसेफ मेजनी कौन थे? तो ये बताना है। जोसेफ मेजनी एक प्रसिद्ध साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों के समर्थक एवं योग्य सेनापति था। देखो, ऐसा नहीं है, ये सेना का संचालन भी करता था, तब इसमें दिमाग लगाया था, समझा। और प्रसिद्ध साहित्यकार थे, सबसे लेखक थे, लिखते थे। और जो है